जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम स्प्रिंग बूट के सारे बेसिक्स को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट एनोटेशंस को कवर करेंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप ये सीखोगे कि किसी वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करने के बाद वेब एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को डाटा कैसे सेंड किया जाता है, कैसे गेट किया जाता है, अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, डिलीट कैसे किया जाता है। तो ये सारे ऑपरेशंस आप इस एक प्रोजेक्ट में सीखोगे। इस प्रोजेक्ट को करने का एक फ़ायदा आपको और भी होगा कि इस प्रोजेक्ट के बाद अगर आप कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसे समझने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जितने भी बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। अब स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइज़र का। तो आपने आ जाना है क्रोम में और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। तो यहाँ पर देखें ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पे आ जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने होगा। यहाँ पर हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है जावा और बिल्ड टूल है हमारा मैवन। मैवन के बारे में हमारा एक वन शॉट अवेलेबल है चैनल पे। अगर आप सीखना चाहते हैं मैवन के बारे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्प्रिंग बूट का वर्जन, तो मैं इस वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है हमारे पास ग्रुप, तो ग्रुप में मैं इसको नाम दे देता हूँ com.crud, क्योंकि हम इस पर crud ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। आर्टिफैक्ट आईडी में मैं इसे सेट कर देता हूँ प्रोजेक्ट। ओके, और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ये है हमारे पैकेज का नेम, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं बट मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद पैकेजिंग है हमारे पास जार, इसे मैंने सेलेक्ट किया है 21। अब हमें चाहिए कुछ डिपेंडेंसीज। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन तो हमें चाहिए वेब की डिपेंडेंसीज, ये रही, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्योंकि हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे तो हमें डाटा जेपीए भी चाहिए। तो यहाँ पर आप सर्च करें फॉर स्प्रिंग डाटा जेपीए। अब इसके अंदर जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो है माई एसक्यूएल, तो मुझे उसका ड्राइवर भी चाहिए। तो यहाँ पर आप सर्च कर लें माई एसक्यूएल ड्राइवर। तो ये 3 डिपेंडेंसीज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने कर देना है जनरेट और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड भी हो चुका है। तो चलते हैं डाउनलोड के सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, इसको आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। अब इस कोर्स के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे इंटेलिजे आइडिया। ओके, काफ़ी अच्छा आईडीई है, हम उसी को यूज़ करेंगे। तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट को हम चाहें तो इस ओपन के थ्रू भी इसमें ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इसमें आ चुका है। जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी डाउनलोड होंगी और थोड़ी ही देर में हमारा प्रोजेक्ट हमारे लिए रेडी होगा। ओके, तो सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो चुकी हैं। ये है हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास है सोर्स फोल्डर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास है मेन के अंदर है जावा और जावा के अंदर हमारे पास है हमारा पैकेज और उसके अंदर है हमारी मेन फाइल। ओके, यहीं से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास है रिसोर्सेज का फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। हमारी जो कनेक्टिविटी है डेटाबेस के साथ उसका कोड हमने यहीं पर लिखना है। अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें यूआरएल चाहिए, यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना डेटाबेस जो कि है माई एसक्यूएल। ये रहा मेरा वर्क बेंच, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंट कनेक्शंस हैं। अगर आप नहीं जानते कि माई एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब हमें चाहिए सबसे पहले यूआरएल हमारे डेटाबेस का। तो वो कैसे मिलेगा, जो भी आपने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है उस पर आपने करना है राइट क्लिक। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कॉपी जेडीबीसी कनेक्शन, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं अपनी आईडीई में।
अब यहाँ पर हमने यूज़ करना है spring.datasource.url, ओके, और वो URL हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यूज़र इक्वल्स टू रूट, ये हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर हमने लिखना है अपने डेटाबेस का नाम। तो वो कहाँ से मिलेगा, वापस आते हैं अपने डेटाबेस में। इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो कि मैंने सेट किया था, इसे इंस्टॉल करते हुए यहाँ पर करते हैं ओके। तो यहाँ पर जितने भी डेटाबेसेस हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। हम जो यूज़ करेंगे वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला डेटाबेस। फ़िलहाल इसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। ये मैंने पहले से क्यों बना रखी है उसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वापस आते हैं अपनी IDE में। अब हमें चाहिए यूज़र नेम, और ये जो हमारा नाम है डेटाबेस का, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, वापस आते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे डेटाबेस का नाम है। अब हमें चाहिए सेकंड चाहिए यूज़र का नेम, तो वो हम यहाँ पर लेके आएंगे spring.datasource.username। यूज़र नेम है यहाँ पर रूट है मेरा, ठीक है। आप जब इंस्टॉल कर रहे होगे इसे तो वहाँ पर यूज़र नेम का ऑप्शन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रूट होता है, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद हमने पासवर्ड सेट करना है, तो डाटा सोर्स पासवर्ड, और पासवर्ड है 123, ये है पासवर्ड मेरे डेटाबेस का। अब हमें सेट करना होगा डायलेक्ट, तो उसके लिए दोबारा से हम स्प्रिंग का यूज़ करेंगे .jpa.properties.hibernate डायलेक्ट, ओके, और इसे हमने यहाँ पर सेट कर देना है। तो हम यूज़ करेंगे org.hibernate, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ याद करना ज़रूरी है। नहीं, याद करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहता तो आप जब भी आपको ज़रूरत हो आप जाकर सर्च कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं MySQL, तो .mysql, और हमने इसी का डायलेक्ट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायलेक्ट, ओके। तो ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक लाइन और लिखनी है, तो spring.jpa और hibernate.ddl auto, और इसे कर दूंगा मैं अपडेट। सिंपल इतना सा हमारा कोड है, जिस अब इसकी हेल्प से हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है, और एक बार अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो जाती है, कोई एरर हमें शो नहीं होता, इट मीन्स हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है, ओके। सो चेक करते हैं कि कोई एरर तो हमें शो नहीं होता। एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है, ये थोड़ा वेट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी पोर्ट पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लेट मी चेक। यहाँ पर देखें पोर्ट नंबर 8080 पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। इट मीन्स हमारा ये प्रोग्राम जो है, ये जो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। चलें, एक तो काम हमने पूरा कर लिया। अब आते हैं अपने इस सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, जावा के अंदर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ पैकेजेस क्रिएट करने हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन तो हम कोशिश करेंगे कि MVC को हम फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर पैकेज का ऑप्शन है। सबसे पहला पैकेज मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा मॉडल का, ठीक है। हमारे पास एक मॉडल की क्लास होगी तो उसे हम इसी पैकेज के अंदर रखेंगे। हमें एक और भी चाहिए पैकेज जिसका नाम होगा रेपो, या फिर रेपो नहीं, हम स्टूडेंट रेपो कर देते हैं, स्टूडेंट रेपो, ओके। यहाँ पर S जो है मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट रेपो, और ये पैकेज भी हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए एक कंट्रोलर जो कि एंड पॉइंट्स बनाने के लिए हमारे काम आएगा। तो इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर। चलें जी, ये 3 पैकेजेस हमारे पास बन चुके हैं। अब सबसे पहले तो हमने मॉडल क्लास को क्रिएट करना है जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जावा क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट, ओके। तो ये हमारी क्लास है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डेटाबेस, ये जो हमारी क्लास है ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट की जाएगी। अब इसके अंदर मुझे सारे के सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, उन वैल्यूज़ को, उन डाटा को स्टोर करने के लिए जो कि हम डेटाबेस में सेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए प्राइवेट इंट ID जो कि स्टूडेंट की ID को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद मुझे चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और इसे मैं
स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमारे पास फर्स्ट नेम है, इसे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। इसके बाद हमें एक और भी चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, एक और क्रिएट कर लेते हैं, ये भी प्राइवेट होगा। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग और ये होगा क्लास नेम, क्लास नेम, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 4 चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हम एक तो डिफरेंट एनोटेशंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर एक एनोटेशन मैं ऐड कर देता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए साइड पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर एक एनोटेशन लगाता हूँ जो कि है एंटिटी, उसके बाद आप यहाँ पर देखें डेटाबेस का आइकन आ चुका है। इट मीन्स अब ये जो क्लास है ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही मैंने एंटिटी को यहाँ पर यूज़ किया, हमें यहाँ पर एरर शो हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपने इस क्लास को एंटिटी बनाया है तो ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, तो आपने क्या करना है, कम से कम एक जो है वो प्राइमरी की होनी चाहिए। तो हमें अब बनानी होगी एक प्राइमरी की। अब यहाँ पर ये जो आईडी है इसे मैं बना देता हूँ प्राइमरी की। तो इसके लिए हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे जो कि है आईडी। ये रही आईडी एनोटेशन। यहाँ पर देखें, अब ये जो हमारी की है, ये जो हमारी वैल्यू है आईडी, अब ये प्राइमरी की का काम करेगी। ओके, अब होगा क्या, ये जो क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी क्लास, ये डेटाबेस के अंदर किसी एक टेबल के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब उस टेबल का नाम जो है वही होगा जो कि स्टूडेंट का नाम है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि टेबल का नाम कुछ और होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एनोटेशन है जो कि है टेबल एनोटेशन। इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं कि टेबल का नाम जो है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। यहाँ पर टेबल का नाम मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट डाटा। ओके, ये टेबल का नाम होगा। अब इसके बाद टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स भी होते हैं, तो वो कॉलम्स भी हमें क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से एनोटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्प्रिंग बूट की यही खूबसूरती है कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं और आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो ये कॉलम आ चुका है, कॉलम का नाम आप सेट कर सकते हैं। मैं इसका नाम सेट करना चाहता हूँ, लेट मी सेट। तो इसका नाम मैं सेट करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये इसका नाम है। अगर मैं इस कॉलम का नाम सेट ना करता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता, ये जो फर्स्ट नेम वेरिएबल का नाम है यही कॉलम का नेम बन जाता, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से इनके नाम सेट कर दूँ, ठीक है। तो दोबारा से हमें एक एनोटेशन चाहिए जो कि है कॉलम एनोटेशन। इसके अंदर सेकंड जो है उसका भी हम नेम सेट कर देते हैं और इसका नेम मैं सेट कर देता हूँ लास्ट नेम। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब एक और रहता है, दोबारा से हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ क्लास। ओके, तो ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी की है। इतना काम हमारा हो गया। अब हमें चाहिए गेटर्स एंड सेटर्स, क्योंकि ये प्राइवेट हैं तो हमें गेटर सेटर्स तो चाहिए ही। अब हमारे पास ना इसका एक शॉर्टकट भी है जिसमें हम लॉम्बॉक का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सारे के सारे आपको बेसिक्स बताएगा, तो मैं चाहता हूँ आप शॉर्टकट को यूज़ ना करो, आपको पता हो कि कौन सा काम किस तरीके से किया जा रहा है। जब आप एक्सपर्ट बन जाओ फिर आपकी मर्ज़ी, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें गेटर एंड सेटर्स चाहिए, तो आपने राइट क्लिक करना है और आपने आ जाना है जनरेट में। यहाँ पर हमें चाहिए गेटर्स एंड सेटर्स, तो सबके लिए चाहिए, तो हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं और सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए टू स्ट्रिंग मेथड्स सबके लिए, तो वो भी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। राइट क्लिक करते हैं, आते हैं जनरेट में। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है टू स्ट्रिंग का, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके। तो हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। चलें जी, मतलब ये कि हमारी जो एंटिटी क्लास है ना, इसका काम हमने मुकम्मल कर लिया है। अब क्या होगा, जैसे ही इसको हम रन करेंगे ना, इस नाम की टेबल हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी अगर हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो जाती है, इट मीन्स वेल एंड गुड, हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुकी है डेटाबेस के साथ। अदरवाइज़ कोई एरर आता है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे, नो इशू। तो चेक करते हैं कहाँ पर रन हो रही है। तो हमारा टॉम केयर स्टार्ट हो चुका है, पोर्ट नंबर 8080। इट मीन्स हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो इसको चेक करने के लिए हम आते हैं अपने डेटाबेस में और देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई और टेबल है। तो हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना रीओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे पास एक और टेबल क्रिएट होके आ चुकी है जिसका नाम है स्टूडेंट डाटा। अब मैंने पहले ये स्टूडेंट की टेबल क्यों बनाई थी वो मैं आपको अब बताता हूँ, आपने बातों को समझना है। देखें,
अगर हम अपने कोड में आएँ तो यहाँ पर मैंने एक तरतीब रखी है कि पहले हमारे पास आईडी है, फिर हमारे पास फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है और फिर क्लास का नेम है। एक सीक्वेंस है। और जब हम डेटाबेस में जाते हैं और इस टेबल को मैं देखता हूँ ओपन करके, तो इसके कॉलम्स में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आईडी है, फिर क्लास है। देखिए तरतीब जो है वो चेंज हो चुकी है। फिर फर्स्ट नेम है और फिर लास्ट नेम है। तो हाइबरनेट आपको ये गारंटी नहीं देता कि हाँ, जैसे ही आप क्लास बना रहे हो वहाँ पर जो आपने वेरिएबल्स की तरतीब रखी हुई है, जो सीक्वेंस है आपका, वही वो फॉलो करेगा डेटाबेस के अंदर। तो ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, यही वजह है कि आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से टेबल क्रिएट कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है, जिसका नाम है स्टूडेंट। ओके, और इसके अंदर मैंने एक तरतीब बना रखी है कि पहले आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है और फिर क्लास का नेम है। और ये टेबल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, अगर आप नहीं जानते एसक्यूएल को, तो एसक्यूएल का कोर्स भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने कुछ डाटा भी सेट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने डाटा सेट किया हुआ है, आईडी सेट किया मैंने 101, फर्स्ट नेम मैंने अपना ही सेट कर दिया है लतीफ़, लास्ट नेम सेट किया और क्लास मैंने सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अपने कोड के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, वापस आते अपने कोड में। यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट डाटा टेबल, इसको मैं चेंज कर दूंगा और इसका नाम मैं वही सेट कर दूंगा जो कि मैंने वहाँ पर बनाई हुई है टेबल। तो वो है स्टूडेंट टेबल, इसका नाम भी मैं स्टूडेंट सेट कर देता हूँ। हमारे पास जो कॉलम्स के नेम हैं, इनको मैं वैसे ही बना देता हूँ जैसे कि मेरी टेबल के नेम है। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ तो हमारे पास देखें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो मैंने बिल्कुल हूबहू ऐसे ही नेम वहाँ पर सेट कर दिए हैं और टेबल का नेम मैंने रख दिया है स्टूडेंट। ठीक है, ये चेंजेस हमने कर लिए। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आपने करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर अपडेट की जगह आपने सेट कर देना है नन। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार फिर से अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अगर कोई एरर आता है तो इट मीन्स हमें अपने कोड को देखना होगा। एरर नहीं आता तो मतलब हमारा जो कोड है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो टॉम कैट है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। इट मीन्स हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है। चलें जी, अब हमने क्या किया, हमने एक क्लास क्रिएट कर ली जो कि है मॉडल। ठीक है, मॉडल के अंदर, पैकेज के अंदर ये रहा। अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक कंट्रोलर जो कि कंट्रोल करेगा डिफरेंट एंड पॉइंट्स को। ओके, लेकिन उससे पहले हमने बनानी है एक रिपोजिटरी क्लास। तो हमने क्या करना है, इस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में आते हैं और यहाँ पर जावा क्लास हमें चाहिए, यहाँ से इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का मैं यहाँ पर नाम सेट कर देता हूँ स्टूडेंट रेपो। ठीक है, आप चाहो कुछ भी नाम सेट कर सकते हो। एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्लास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसे एक्सटेंड कर लेना है। किससे एक्सटेंड करना है, जेपीए से। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ जेपीए रेपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पर हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं। एक तो हमने पास करना होता है जो हमारे मॉडल क्लास है उसको, तो वो है स्टूडेंट। और दूसरा हमने पास करना होता है मॉडल क्लास के अंदर आपने प्राइमरी की जो डेटा टाइप सेट की हुई है उसको। तो यहाँ पर प्राइमरी की डेटा टाइप है इंटीजर, यही मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है इंटीजर। ये दो चीज़ें हमने पास करनी होती है। यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना काम था हमारा हो गया। इसके अंदर हमने कोई मेथड वगैरह नहीं बनाने, क्योंकि मेथड हमें यहाँ से मिल जाएंगे इस जेपीए रिपोजिटरी से बने बनाए। यही खूबसूरती है स्प्रिंग बूट की। हमने कुछ भी मेथड यहाँ पर क्रिएट नहीं किए। कौन कौन से मेथड हमें मिले हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए जी, हमने क्या किया, हमने दो पैकेजेस का काम मुकम्मल कर लिया। अब कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, सो चलें जी, ये कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। इसे कंट्रोलर बनाने के लिए हमने एक एनोटेशन का यूज़ करना है जिसे हम कहेंगे रेस्ट कंट्रोलर। ओके, अब ये कंट्रोलर हो चुका है। इसके अंदर हम डिफरेंट एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ जो कि क्या करेगा, डाटा गेट करेगा डेटाबेस से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिटर्न टाइप सेट करनी होगी। अब क्योंकि डेटाबेस से मेरे पास डाटा आ रहा है तो सिंगल डाटा तो होगा नहीं, वो होगा लिस्ट ऑफ डाटा। तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगी मेरी इस मेथड की वो होगी एक लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिस्ट कर देता हूँ और मुझे रिटर्न में मिलेगी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद इसका नाम सेट कर दें, आप कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। मैं सेट करूँगा गेट ऑल स्टूडेंट्स। ओके, पैरेंथेसिस और उसके बाद इसकी बॉडी।
अब यहाँ से हमने कुछ रिटर्न करना है, बट हमें मेथड भी तो चाहिए, राइट। मेथड होगा तो ये काम करेगा ना। इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मेथड हमें कहाँ से मिलेगा? देखो, सबसे पहले हमें चाहिए इस रेपो क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही हमें मेथड प्रोवाइड करेगी। तो वापस आते हैं यहाँ पर और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का नाम है स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट रेपो। इसके ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ रेपो का, ठीक है। वैसे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू, फिर वही क्लास का नाम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग बूट को कहेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट बना कर दो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनोटेशन का, जो कि है ऑटो वायर्ड, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमें मिल गया हमारा एनोटेशन। चलिए जी, अब यहाँ पर हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हेल्प से हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो रेपो डॉट फाइंड ऑल का एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये मेथड हमने क्रिएट नहीं किया फाइंड ऑल का, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें मिल रहा है क्योंकि इस क्लास को हमने एक्सटेंड किया है इसके साथ, ओके। और इसके अंदर सारे मेथड्स बने बनाए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे हमारे पास आएगी एक लिस्ट, तो मुझे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो लिस्ट, कौन सी लिस्ट होगी? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट होगी, और इसको नाम दे देते हैं लिस्ट का, ठीक है। तो जो भी डाटा आएगा वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे उसी लिस्ट को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बताना भी है कि कौन सी रिक्वेस्ट आए तो इस मेथड को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे और हम गेट मैपिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि जब कभी कोई यूज़र इस URL पे आता है, इस एंड पॉइंट पे आता है, तो आपने इस फंक्शन को कॉल करना है और जो भी डाटा रखा हुआ है डाटाबेस में वो यूज़र को दे देना है। सिंपल यही काम है। हमने गेट मैपिंग कर लिया, डाटा हमारे पास आएगा, डाटा हमने यूज़र को वापस सेंड कर देना है। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि डाटा आता भी है या नहीं आता। तो मैं पहले तो इस क्लास को सेव कर लेता हूँ और इस क्लास को भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने समझना है। एक बार आपको बेसिक समझ में आ गए ना, तो इसके बाद जब हम हाई लेवल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, पोर्ट नंबर 8080 पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो नेट पे चलते हैं अपने क्रोम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोकल होस्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रन हो रही है हमारी एप्लीकेशन। तो ये है वाइट लेबल, मतलब हमारी एप्लीकेशन ठीक रन हो रही है। तो हमने जो एंड पॉइंट बनाया था, मतलब जो API बनाई थी, रेस्ट API, वो थी स्टूडेंट की, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे जाते हैं तो हमें डाटा मिल रहा है। यहाँ पर देखें हमारे पास ID भी आ रही है, यहाँ पर मेरा नाम भी है, सेकंड नेम भी है और यहाँ पर क्लास का नाम भी है, ठीक है। अब इस API को चेक करने के लिए हम एक टूल का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है हमारे पास पोस्टमैन, ठीक है। तो यहाँ पर आके ना इसको मैं दोबारा से यहाँ पर सेंड करता हूँ और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो मैं गेट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मैपिंग यूज़ की थी, लेट मी शो यू, ये रहा हमारा कंट्रोलर। मैपिंग हमने यूज़ की थी गेट की, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो सेंड करते हैं, तो यहाँ पर देखें रिस्पॉन्स में हमारे पास हमारा डाटा आ रहा है। तो इस तरह से आप डाटा गेट कर सकते हो डाटा बेस से। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब एक काम करते हैं, अगर हमें किसी डाटा को सर्च करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है और मैं सर्च करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट उस डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं उसकी ID का यूज़ करूँगा उसको सर्च करने के लिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पब्लिक का यूज़ करूँगा मेथड क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि रिटर्न में ना मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिंगल स्टूडेंट आएगा। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं सेट कर देता हूँ स्टूडेंट, ओके। तो बदले में हमें मिलेगा स्टूडेंट और इसका नाम हम सेट कर देते हैं गेट स्टूडेंट बाय ID, क्योंकि हम ID को यूज़ करेंगे। सो गेट स्टूडेंट बाय ID, और यहाँ पर हम पैरामीटर में ID ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं इंट ID का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेथड की बॉडी। इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो इसकी खूबसूरती इस इंटेलिजे की, ये हमें खुद ही सजेशन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसी रेपो का यूज़ करेंगे और हमारे पास मेथड होता है फाइंड बाय ID, ओके, फाइंड बाय ID, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास मेथड
और यहाँ पर हमारे पास आएगी आईडी, तो वही मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये हमारे पास आईडी है और साथ में हमारे पास एक और मेथड होता है डॉट गेट का। ओके, तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारे पास गेट। ये क्या करेगा, जो भी आईडी आएगी ना उसे गेट कर लेगा। अब इसको हम कहीं ना कहीं स्टोर भी करेंगे। अब क्योंकि ये एक सिंगल स्टूडेंट है तो इसके लिए मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, स्टूडेंट, और मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टूडेंट का। ये इसमें स्टोर हो चुका है और बदले में मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कर दूँगा रिटर्न। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसे रिटर्न स्टूडेंट। चलें जी, ये काम हमारा हो गया कि हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक एंड पॉइंट भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्योंकि गेट कर रहे हैं तो दोबारा से हम गेट मैपिंग का यूज़ करेंगे। और एंड पॉइंट हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, एंड पॉइंट के अंदर हम कहेंगे कि सबसे पहले आप आओ स्टूडेंट पे। ठीक है, STUDENT स्टूडेंट पे आप आओ और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आईडी को पास करना है। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा आईडी को गेट करने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी। जो भी आईडी यूज़र इनपुट करेगा वो हमारे पास आ जाएगी इन पैरेंथेसिस के अंदर। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, पाथ से आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम पाथ का भी यूज़ करेंगे। तो सिंपल इसके लिए भी हमारे पास एनोटेशन होती है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाथ वेरिएबल को। सो पाथ वेरिएबल, ये रहा, इतना काम था, ये हमारा हो गया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये जो फाइंड बाय आईडी है ना, ये भी हमने मेथड क्रिएट नहीं किया। ये भी हमें कौन दे रहा है, वही हमारा इंटरफेस जो कि हमने क्रिएट किया था, स्टूडेंट रेपो। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमें डाटा मिलता है या नहीं मिलता। सो लेट्स चेक, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा टॉम कैट जो है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। दोबारा हम इसमें आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आईडी भेजनी है। मेरे पास ये कौन सा डाटा है जिसकी आईडी है 101, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 101 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास डाटा आ रहा है। अगर मैं कोई और आईडी लिखता हूँ तो क्योंकि ऐसा डाटा हमारे डाटाबेस में है ही नहीं तो हमें एरर शो होगा। यहाँ पर देखें हमें एरर शो हो रहा है। तो ये भी फंक्शनैलिटी हमने अचीव कर ली कि अगर कोई किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ आईडी तो वो सर्च कर सकता है। चलिए जी, ये काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो हमने डाटा को गेट किया है ना, अब एक काम करते हैं, पोस्ट करके देखते हैं, डाटा को सेंड करके देखते हैं। तो वापस आते हैं अपने कोड में। ठीक है, इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके लिए हमें कंट्रोलर के अंदर जाके एक और मेथड क्रिएट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें वही एक मेथड क्रिएट करना होगा, पब्लिक। अब इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम कुछ ले नहीं रहे, हम तो कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, और इसे मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट का। सो क्रिएट स्टूडेंट पैरेंथेसिस और ये है इसकी बॉडी। ठीक है, ये हमारा मेथड है जो कि हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ पास भी तो करना होगा ना पैरामीटर में। तो हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट की बॉडी। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, ये पूरा हम भेजने वाले हैं। तो वापस आते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं @ और हमारे पास है रिक्वेस्ट बॉडी, ये रहे। इस एनोटेशन का हम यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, और इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आएगा बेसिकली हमारे पास। और यहाँ पर क्योंकि हम एंड पॉइंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोस्ट मैपिंग का। ओके, सो वी हैव टू फाइंड पोस्ट मैपिंग। और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं कि कौन सा एंड पॉइंट हमें क्रिएट करना है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं एंड पॉइंट सेट करता हूँ क्रिएट, क्योंकि हम स्टूडेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम आ गए तो हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा आएगा और वो डाटा हमने क्या करना है, सेव करना है। सिंपल सा मेथड है, दोबारा से हम रेपो को यूज़ करेंगे। डॉट सेव मेथड है हमारे पास, हम इसको यूज़ करेंगे और इसमें हम भेज देंगे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को जो कि हमें मिल रहा है यहाँ से। ओके, और वो हम भेज रहे हैं। इसे मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है वाइड। इट मीन्स ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट था और ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेट मी शो यू। इसे सेव करते हैं और एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है पोर्ट नंबर 8080 पे। वापस आते पोस्टमैन में। अब हमने क्या करना है, हमने डाटा सेंड करना है। सबसे पहले तो हमने इस रिक्वेस्ट को चेंज करना है। अब है हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रिएट। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ क्रिएट, क्योंकि यही एंड पॉइंट मैंने क्रिएट किया था। बॉडी में आते हैं और इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, बॉडी, फिर रॉ,
और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस डाटा को जो मैं सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये पहले हमारे पास जो डाटा सेव है वो है 101 लतीफ़ और ये चीज़ें हैं। अब डाटा जो है वो चेंज है, यहाँ से फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, मैंने जेसन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सो ठीक है, डाटा पहुँच चुका है। एक बार चलते हैं डेटाबेस में और चेक करते हैं। इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए हमारे पास डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है 102 और ये डाटा भी आ चुका है। अगर हम वापस से चलें पोस्टमैन में और जो पहले हम एग्जीक्यूट कर रहे थे एंड पॉइंट स्टूडेंट, उसमें जाकर देखें तो अब हमारे पास डाटा जो होगा वो 2 स्टूडेंट्स का होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास आ चुका है। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपने पोस्ट कैसे करना है डाटाबेस को। चलिए अब एक काम करते हैं, हम डाटा को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वापस से कोड में आते हैं, इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये रहा हमारा कंट्रोलर, कहाँ गया? ओके, यहाँ पर आके हमने एक और एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो पब्लिक रिटर्न टाइप इसकी कुछ नहीं होगी तो मैं वॉइड सेट कर देता हूँ। नाम इसका हम सेट कर देते हैं डिलीट स्टूडेंट। ओके, पैरेंथेसिस में हम आईडी लेंगे यूज़र से। ओके, तो यहाँ पर मैं इंट आईडी कर देता हूँ जो कि हम यूज़र से लेंगे। अब क्योंकि ये पैरेंथेसिस में से आ रही है हमारे पास, मतलब पैरामीटर्स में से आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोबारा से पाथ वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सो एट द रेट और यहाँ पर हमारे पास है पाथ वेरिएबल, ये नोटेशन हमने यूज़ कर ली यहाँ पर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी बॉडी और यहाँ पर हमने सिंपल डिलीट कर देना है, ठीक है। तो दोबारा से वही रेपो का हम यूज़ करेंगे और हमारे पास मेथड होता है डिलीट बाय आईडी। ये रहा मेथड और जो आईडी हम ले रहे हैं वही यहाँ पर हम पास कर देंगे, सिंपल। या फिर हम एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा सिंपल। अगर आप करना चाहो, डायरेक्ट करना चाहता हो तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो, बट मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। सबसे पहले हम रेपो का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट को सर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जब हमने आईडी को यूज़ किया था तो हमने फाइंड बाय आईडी किया था, वही हम यहाँ पर करेंगे। सो डॉट फाइंड बाय आईडी, यहाँ पर हमने आईडी को पास कर लिया। अब अगर ये मिल जाता है तो हम इसे गेट कर लेंगे, ठीक है। जब गेट कर लेंगे तो इसे मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर दूंगा। अब क्योंकि ये एक स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट का और इसमें मैंने स्टोर कर लिया। अब इसके बाद जब मुझे स्टूडेंट मिल गया है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से रेपो का यूज़ करूँगा और उसे मैं डिलीट कर दूँगा। सो रेपो डॉट डिलीट स्टूडेंट। ओके, हम यहाँ से सिंपल डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो मैं स्टूडेंट यहाँ पर पास करूँगा और इसे यहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दिया। अब एक बार इसे सेव करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एंड पॉइंट भी क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर एंड पॉइंट क्या हो सकता है, सिंपल हम डिलीट मैपिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो वी हैव अ मैपिंग विच इज़ डिलीट मैपिंग और यहाँ पर हम बता देंगे कि अगर कोई आता है डिलीट करने, ओके, तो आपने क्या करना है, उससे ले लेनी है आईडी, ओके, और वो आईडी हमने फिर चेक करनी है कि हाँ उसको डिलीट करना है या नहीं करना। इसे सेव करते हैं और एक बार अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है पोर्ट नंबर 8080 पे। पोस्टमैन में आते हैं। अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमारे डिलीट के अंदर, सो डिलीट DELET डिलीट और हमने यहाँ पर आईडी पास करनी है। तो मैं चाहता हूँ जो 101 वाला स्टूडेंट है ना, मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट, ओके, क्योंकि हम यही मैपिंग यूज़ कर रहे हैं। सेंड करते हैं और देखते हैं, चलें जी ये काम कर गया है। पहले तो मैं आपको डेटाबेस में चल के दिखाता हूँ। इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं और इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। दोबारा से इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूँ तो अब हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है, 101 वाला स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। पोस्टमैन में अगर हम आएँ और दोबारा से वही स्टूडेंट वाली क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करें, ये थी गेट, ठीक है, और सेंड करें, तो हमारे पास अब सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा आ रहा है। जो 101 स्टूडेंट का डाटा था वो हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट एंड पॉइंट्स रेस्ट APIs क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस के साथ डाटा को अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो, डाटा को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था, बताना था आपको कि किस तरह से वर्क करता है स्प्रिंग बूट।
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ एडवांस लेवल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे आपके लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है वो एक अच्छी साबित होगी, नॉलेजेबल साबित हुई होगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।